हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चंस। इस बार आप जानते हैं जीएस क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है क्योंकि टीयर 2 के बेस पर रिजल्ट आएगा और टीयर 2 में 75 मार्क्स का जीएस है। तो मैंने एक एब्सोल्युटली फ्री सीरीज आपके लिए चलाई है सबके लिए। कल पहला लेक्चर आया था और डेली 1 बजे दोपहर में एक लेक्चर आएगा। और पहले लेक्चर में आपका फीडबैक ये था, एक तो कि पेन की निब को थोड़ा सा पतला करो, निब बहुत मोटी है। तो आज आप देख सकते हैं कि निब मैंने थोड़ी सी पतली कर दी है। अगर और पतली करनी है तो भी आप मुझे बता देना। दूसरा फीडबैक ये था कि थोड़े से क्वेश्चन की संख्या बढ़ाओ। आज मैंने क्वेश्चन 20 की बजाय 25 कर दिए हैं। सेट 1 में 20 क्वेश्चन थे, आज 25 हैं। तो अगर और ज़्यादा बढ़ाने हैं तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हर रोज़ मैं आपसे वीडियो के दौरान कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उनका भी जवाब आप कोशिश करिए कि लिखें। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ये बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सेट नंबर 2, एसएससी सीजीएल। आप सबको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। मैं आपकी सेवा में सेवारत रहूँगा। और बहुत बच्चों ने यह भी कहा कि उनको पैटर्न भी अच्छा लगा, यानी कि कुछ क्वेश्चन मैं पुराने एग्जाम के करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन नए करा रहा हूँ, कुछ करंट अफेयर के करा रहा हूँ। तो वो एक मिक्स, एक होलिस्टिक कवरेज आप महसूस कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। आइए 25 क्वेश्चन करते हैं आज के। इनमें से कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फ्लो करती है? यानी भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे या तो वो बॉर्डर बनाती है या बॉर्डर पे फ्लो करती है। तो कौन सी नदी की बात हो रही है? याद रखिए। अब पहले ऑप्शन देखते हैं। काली नदी, काली नदी भारत और नेपाल बॉर्डर पे फ्लो करती है। गंडक नदी, गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। घाघरा, कोसी, गंडक, ये सारी नदियां नेपाल से भारत की तरफ आती हैं। तो ये भी भारत और नेपाल के बॉर्डर पे फ्लो करती है। नेपाल से ये नीचे बिहार की तरफ आती है गंडक नदी। और कोसी का भी यही हाल है और घाघरा नदी का भी यही हाल है। इनफैक्ट कोसी नदी, अब क्योंकि ये नेपाल से नीचे की तरफ भारत आती हैं तो काफ़ी तबाही मचाती हैं। तो कोसी नदी को हम सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, यानी कि बिहार का अतिशोक कहा जाता है। कुशियारा नदी, तो आंसर कुशियारा नदी है। और सिंधु, सिंधु तो आप जानते हैं, सिंधु नदी जो है कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है तिब्बत में, फिर भारत आती है, फिर पाकिस्तान जाती है। तो आप कह सकते हैं कि तिब्बत और भारत और पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज में फ्लो करती है। और कुशियारा नदी अभी अभी न्यूज़ में भी आई थी क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो अभी अभी भारत आई थी। और शेख हसीना ने 7 एमओयू भारत के साथ साइन करे हैं, यानी 7 समझौता ज्ञापन पर भारत और बांग्लादेश ने हस्ताक्षर किए हैं। तो कुशियारा नदी इसलिए भी न्यूज़ में थी। तो ये क्वेश्चन करंट का भी हो गया और स्टैटिक का भी हो गया। यहाँ पे आपको एक ये भी चीज़ बता देता हूँ। एग्जाम में, खास तौर पे एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि हमारा जो कंट्री है उसके किस राज्य का बॉर्डर किसके साथ लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ बांग्लादेश को ध्यान से देखें तो बांग्लादेश का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है? तो ये बंगाल हो गया, राइट। फिर यहाँ पे असम हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो बांग्लादेश का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है वो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए अगर आप मानचित्र को भी ढंग से कर लेंगे तो आप उसमें काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आया नेपाल का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के साथ है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ है, बिहार के साथ है, बंगाल के साथ भी है। जो दार्जिलिंग वगैरह है वो नेपाल से ही लगते हैं और इसलिए दार्जिलिंग में लोग नेपाली बोलते हैं। और ये ऊपर सिक्किम हो गया, तो इनके साथ लगता है नेपाल और भारत का बॉर्डर। वैसे नेपाल का जो उत्तराखंड बॉर्डर है, यहाँ पे एक जगह आती है उत्तराखंड में, धारचूला। तो धारचूला को नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रोविंस के साथ जोड़ने के लिए एक नदी बहती है वहां पे, महाकाली नदी। तो महाकाली नदी भी वहीं है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। महाकाली नदी पे हम एक ब्रिज बना रहे हैं जो उत्तराखंड के धारचूला को नेपाल से जोड़ेगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आप किसी भी कंट्री का देख सकते हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर किसके साथ लगता है? तो ये लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं अब। इनमें से भारत का कौन सा राज्य है जहां पे छौ डांस नहीं किया जाता, यानी वहां की एक मुख्य कला नहीं है छौ नृत्य? तो ये पूछा है कहां पे नहीं है, राइट। देखो, छौ जो डांस होता है, छौ बोलते हैं इसे, ये भारत में 3 जगह किया जाता है। एक किया जाता है पुरुलिया में, एक किया जाता है मयूरभंज में और एक किया जाता है सरायकेला में। अब ये कहाँ कहाँ पे है? पुरुलिया है बंगाल में, तो बंगाल में किया जाता है। मयूरभंज है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में भी किया जाता है। और सरायकेला खरसवां जिला आपने सुना होगा झारखंड में, तो सरायकेला झारखंड में भी किया जाता है। यूपी में नहीं किया जाता। छौ नृत्य जो है वो यूपी का नहीं है। हाँ, यूपी में अपने खुद के नृत्य हैं बहुत सारे उनके, राइट। लेकिन जो छौ नृत्य है वो यहाँ का नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि
उत्तर प्रदेश के कौन कौन से फोक डांस हैं, तो उनमें सबसे जो फेमस है उत्तर प्रदेश का, उसको बोलते हैं हम कथक। कथक, कथक एक्सक्लूसिव नहीं है, कथक और भी जगह किया जाता है, ऐसी बात नहीं है यूपी में अकेला, लेकिन यूपी का बहुत फेमस है। चरकुल बहुत आता है, आपने देखा होगा कई बार जो लेडीज होती हैं वो मटके रख के जो डांस करती हैं, चरकुल, चरकुल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ब्रज का बहुत ही फेमस ये नृत्य है। बाकी फिर रासलीला तो आप जानते हैं, भगवान कृष्ण ब्रज रासलीला हो गया। नौटंकी जो है वो भी यूपी में की जाती है। नौटंकी एमपी में भी की जाती है, नौटंकी बिहार में भी की जाती है, लेकिन यूपी में भी बहुत फेमस है, और कथक तो बहुत फेमस है ही। इज दैट क्लियर? तो ये हैं नृत्यों की बात की, तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में आपको वो इलाके दिए हैं जहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी के स्रोत हैं, वो मतलब जियो थर्मल एनर्जी हम वहाँ पे पैदा कर सकते हैं, और राइट साइड में मैंने आपको राज्य दिया है। तो सबसे पहला है तपोवन, तपोवन है हिमाचल प्रदेश में। पूगा, पूगा है लद्दाख में। तटापनी ये हिमाचल में है, और सूरजकुंड झारखंड में है। ये वो जगह मैंने आपको बताई हैं जहां पर जियो थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं। देखो पूगा ये भारत की पहली जगह है जहां पे सरकार जियो थर्मल एनर्जी जहां से निकाल रही है। जियो थर्मल एनर्जी होती क्या है? जो प्राकृतिक गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं या स्प्रिंग होते हैं, गर्म पानी के फवारे प्राकृतिक जो जमीन से निकलते हैं, उनसे जो एनर्जी हम पैदा करते हैं उसको जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो पूगा वैली लद्दाख में है, ये बिल्कुल ठीक है, और ये पहली जगह है जहां पे भारत की सरकार जो है जहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी बना रही है। तटापनी हिमाचल में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सूरजकुंड झारखंड में है, इसको सूर्य कुंड भी बोलते हैं और सूरज कुंड भी बोलते हैं, ये भी ठीक है। वैसे एक सूरज कुंड हरियाणा में भी है, फरीदाबाद में, जहाँ पर सूरज कुंड मेला लगता है हर साल। पहले फरवरी में लगता था, इस साल अप्रैल में लगा था, लेकिन एक सूरज कुंड झारखंड में भी है। तपोवन उत्तराखंड में है, तो आंसर इसका फर्स्ट है। तपोवन जो नाम की जगह है वो उत्तराखंड में है, ना कि हिमाचल में। इसके अलावा क्या आप कोई और जगह बता सकते हैं भारत में जहां जियो थर्मल एनर्जी पैदा होती है? तो मैं आपको बताता हूं, मणिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मणिकरण, मणिकरण साहिब भी बोलते हैं, गुरुद्वारा भी है यहाँ, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा चुमाथंग, चुमाथंग, चुमाथंग भी लद्दाख में है, चुमाथंग भी लद्दाख में है। इज दैट क्लियर? और सूरज कुंड हजारीबाग में है झारखंड में। सूर्य कुंड या सूरज कुंड आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बनी थी, सरकार ने दो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी यानी समितियां बनाई थी। एक का नाम था टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी, और एक का नाम था के कस्तूरी रंगन कमेटी। इन दोनों कमेटी के कहने पर भारत सरकार ने क्या किया? डिफेंस मॉडर्नाइजेशन किया, यानी कि हमारी जो रक्षा है पूरी प्रणाली उसका आधुनिकरण किया, डिफेंस को आधुनिक बनाया। जीएसटी रिफॉर्म्स किए, हमारा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको मजबूत किया, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 में वो बनाई। तो आंसर है इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये दोनों कमेटी के नाम ध्यान रखना, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी और के कस्तूरी रंगन कमेटी। इन्होंने योगदान दिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, 2 साल पूरे हो गए हैं इसको, इसने अपनी दूसरी एनिवर्सरी अभी अभी मनाई है। क्या कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपको बता देता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है, सबसे पहली चीज कि हमें हमारा जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद, उसका 6% हमें शिक्षा पे खर्च करना है। ये इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हमारे जीडीपी का हर साल हम 6% शिक्षा पे खर्च करेंगे। दूसरा ये कहती है कि 2030 तक भारत के जितने भी स्कूल हैं सब में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, यानी कि जितने भी बच्चे भारत में पढ़ने योग्य हैं वो सारे स्कूलों में होने चाहिए, कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा से ना छूटे। यानी 2030 तक ये लक्ष्य है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, मैं यहां पे लिख देता हूं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी उन बच्चों को हमें स्कूलों में एनरोल करवाना है 2030 तक। तीसरी चीज ये कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि 2035 तक हमारे जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं, यानी हमारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए 2035 तक। और चौथी चीज वो ये कहती है कि आप एक परख नाम का राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र शुरू करो, जहां पे आप बच्चों की टेस्टिंग करो कि वाकई में भी उनको शिक्षा नीति से फायदा हो रहा है, वो सीख रहे हैं या नहीं। तो परख एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा, यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा। अगर ये 4 चीजें आपको याद हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्चना है,
2035 तक हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी HEI में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। 2030 तक हमारे सभी स्कूलों में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए और परख नाम का राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र खोलना है। इसके अलावा कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज और बता देता हूं, वैसे क्वेश्चन आने की चांस कम है। आजकल हम स्कूलों में 10+2 सिस्टम फॉलो करते हैं। 10+2 मतलब एक तो 10वीं में और एक 12वीं में, दो हमने लेवल बनाए हुए हैं। यानी या तो हम कहते हैं 10वीं पास या कहते हैं 12वीं पास। यहाँ पे कई बार बोर्ड की परीक्षा अब तो चेंज हो गई है, तो 10+2 सिस्टम फॉलो करते हैं। इसको चेंज कर देगी वो। अब जो सिस्टम होगा वो होगा 5+3+3+4। ठीक है ना, 5+3+3+4। तो 10+2 की बजाय अब 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम होगा। अगले सवाल पे आते हैं। मिशन पोषण द्वितीय और सक्षम आंगनवाड़ी ये कौन से मंत्रालय की पहल हैं? सक्षम आंगनवाड़ी क्या होता है? प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना है। उन्होंने कहा, उनका ये मिशन है कि भारत में 2 लाख आंगनवाड़ी हैं जिन्हें हम सक्षम आंगनवाड़ी बनाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक MCQ आ सकता है कि भारत में कितनी आंगनवाड़ी हैं जिन्हें सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। तो आंसर है 2 लाख। भारत में 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियां बनाया जाएगा। अब मिशन पोषण, तो ये दोनों शुरू करे हैं हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी जो हैं वो हमारी माइनॉरिटी अफेयर यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी है, राइट। और ये जो मंत्रालय है, क्या इसने कुछ और भी शुरू करा है? हाँ, एक मिशन शुरू करा है जिसका नाम है मिशन वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य जो है वो भी बच्चों के लिए है। बच्चों को एक अच्छा बचपन देना, हैप्पी और हेल्दी चाइल्डहुड देना, बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशनल केयर प्रमोट करना। तो मिशन वात्सल्य भी इसी मंत्रालय का है। और एक है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति भी इसी मंत्रालय का है। तो अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड ये 4 चीजें पता हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सब क्या क्या चीजें हैं? मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, 2 लाख आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी बनानी है हमें, और मिशन पोषण। इज दैट क्लियर? मिशन पोषण नाम से पता चल रहा है बच्चों का पोषण, बच्चों का ख्याल रखना। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, यानी कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, उनका ख्याल रखना। तो ये सब उस बारे में है। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कीम पे भी काफी क्वेश्चन SSC में देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन सा, अभी एक मैं CGL 2021 का क्वेश्चन करा देता हूं। इनमें से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कहता है कि हमें सबको पानी और स्वच्छता देनी है, यानी कि वाटर एंड सैनिटेशन को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? याद रखिए, टोटल 17 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये 17 आपको याद रखने होंगे, खास तौर पे शुरू के 10। हाँ, शुरू के 10 अगर याद है उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन जनरली। वैसे तो आइडियली 17 याद होने चाहिए आपको। तो उनमें हर गोल का एक नंबर होता है कि ये 17 चीजें हमें अचीव करनी है। कब तक? 2030 तक। ये यूनाइटेड नेशंस के हैं, और यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्री हैं सबको ये फॉलो करने होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 बात करता है वाटर एंड सैनिटेशन। मैं क्या करता हूं, यहां पे ये सारे 17 गोल आपको एक बार दिखा देता हूं जिससे आप याद कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 कहता है गरीबी मिटाओ, नो पॉवर्टी। नंबर 2 कहता है जीरो हंगर यानी भुखमरी को खत्म करो। नंबर 3 कहता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग यानी सबके लिए स्वास्थ्य। क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है नंबर 4। नंबर 5 लिंग समानता की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। और नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। तो बाकी आप यहां पे देख सकते हैं सारे। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 भी बहुत आता है एग्जाम में, कई बार रिपीट हो चुका है, SDG 14 यानी लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर यानी हमें अपने महासागरों की रक्षा करनी है, समुद्रों को बचाना है, समुद्रों को साफ रखना है, बीच को साफ रखना है, ये सब। और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए SDG नंबर 13 है यानी क्लाइमेट एक्शन। तो ये हैं 17। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है शुरू के 6। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन शुरू के 6 या शुरू के 7 पे आता है। आजकल हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन SSC CGL 2021 का मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन वैक्सीन पे बहुत आ रहे हैं। एक दवाई है बैसिलस कैलामेटे गुरिन। ये एक्चुअली क्या है ना, 2 साइंटिस्ट के नाम है, एक है कैलामेटे और एक है गुरिन। ये वैज्ञानिक थे। और बैसिलस मतलब होता है बैक्टीरिया। ये रॉड शेप बैक्टीरिया जो होता है एक डंडे के आकार का, उसे हम बैसिलस बोलते हैं। तो बैसिलस कैलामेटे गुरिन ये दवाई कौन से डिजीज के लिए दी जाती है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है। एक बात ध्यान रखिए, ट्यूबरकुलोसिस को हिंदी में हम बोलते हैं क्षय रोग। ये फेफड़ों का रोग होता है, राइट। सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी आना, सूखी खांसी आती है इसमें महीनों तक, तो समझ जाइए कि TB की बीमारी हो सकती है।
अब क्षय रोग को हमें भारत से खत्म करना है, ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक। ये डेडलाइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई रोग ऐसे हैं जिनके लिए डेडलाइन होती है, जैसे काला अजर, एक रोग है जिसको बोलते हैं काला अजर। ये फैलता है लेशमेनिया डोनोवेनी से, और इसको खत्म करने के लिए डेडलाइन है 2023। भारत की केंद्र सरकार ने अभी अभी कुछ दिनों पहले 2023 को डेडलाइन दिया है लेशमेनिया डोनोवेनी यानी काला अजर को खत्म करने के लिए। यह फैलता है लेशमेनिया डोनोवेनी से। यह भी वैज्ञानिकों के नाम थे, डोनोवेन और लेशमैन वगैरह, तो लेशमेनिया डोनोवेनी। और क्षय रोग, अब ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग बोलते हैं, तो सरकार ने दो चीजें चला रखी हैं। एक का नाम है निक्षय पोषण योजना। निक्षय मतलब निक्षय यानी कि ट्यूबरकुलोसिस फ्री, निक्षय पोषण योजना। और दूसरी योजना है जिसका नाम है निक्षय निक्षय मित्र। निक्षय मित्र अभी अभी स्टार्ट हुई है, जो हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन सी जनजाति से हैं? संथाल। संथाल कहाँ रहते हैं? संथाल रहते हैं भारत में उड़ीसा में। ये उड़ीसा से हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में बहुत हैं, बिहार में बहुत हैं और बंगाल में बहुत हैं। तो भारत के 4 राज्यों में संथाल बहुत ज्यादा रहते हैं, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में और उड़ीसा में। संथाल हैं ये, इनकी ट्राइब है संथाल, और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, मूल रूप से उड़ीसा से हैं। तो निक्षय मित्र में ये है, ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए अमीर आदमी दान दें, दान दक्षिणा करें, चैरिटी करें, गरीब लोगों के लिए दान दें, तो निक्षय मित्र बने उनके, यानी एक तरह से मित्र है वो आपका, जो ट्यूबरकुलोसिस मुक्त आपको करना चाहता है। निक्षय पोषण योजना यह है कि सरकार हर महीने 500 रुपए आपको देगी, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में जाएगा। और ये 500 रुपए इसलिए दे रही है कि आप गरीब हो, आप अच्छा भोजन और अच्छा पोषण अफोर्ड कर सको, क्योंकि टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनको भोजन पर काफी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर वैसे ही काफी कमजोर होता है। तो 500 रुपए हर महीना सरकार देती है निक्षय पोषण योजना के तहत। इज दैट क्लियर? अगर आपसे मैं पूछूं कि ट्यूबरकुलोसिस का जो डे है वो कब होता है, तो भारत में 24 मार्च का दिन हम ट्यूबरकुलोसिस दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए एक और क्वेश्चन सीजीएल 2021 का करते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? बागवानी खेती, यानी फल और सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बागवानी खेती भी इसे कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की वो शाखा कौन सी है जिसमें हम सब्जियों को उगाते हैं, सब्जियों का भंडारण यानी स्टोरेज करते हैं, प्रोसेस करते हैं यानी उनका प्रसंस्करण करते हैं, और उनकी मार्केटिंग यानी विपणन करते हैं। उस शाखा को क्या बोलते हैं? तो उसको ओलेरीकल्चर कहा जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ओलेरीकल्चर क्या होता है? ओलेरीकल्चर होता है जब हम जो सब्जियां हैं, फल और सब्जियां मतलब हॉर्टिकल्चर, सिर्फ सब्जियां मतलब ओलेरीकल्चर। इज दैट क्लियर? पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी होता है जब हम फलों को उगाते हैं, यानी कि फ्रूट्स को कल्टीवेट करते हैं, उसे पोमोलॉजी कहते हैं। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, शहद के लिए जब हम मधुमक्खियों को पालते हैं तो उसे एपीकल्चर कहा जाता है। जब हम रेशम के लिए रेशमी कीड़ों को पालते हैं, यानी कि सिल्क वर्म्स को पालते हैं, तो उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। तो सेरीकल्चर और एपीकल्चर एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कंपेयर टू ओलेरीकल्चर वगैरह। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखिए। वैसे जो पिछला सवाल था ना, इसमें आपको मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताना चाहता हूं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि दवाइयों की बात हो रही है और एसएससी में दवाइयों से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बीसीजी वैक्सीन बताई, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि पोलियो की दवाई का नाम क्या है। तो पोलियो की 2 दवाई एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। एक का नाम है साल्क वैक्सीन, SALK, साल्क। एक्चुअली क्या है ना, एक साइंटिस्ट थे जोनास साल्क, उनके नाम पे रख दी साल्क वैक्सीन। और दूसरी है सबिन वैक्सीन, ये भी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सबिन। तो सबिन वैक्सीन और साल्क वैक्सीन कौन से रोग के लिए दी जाती हैं? दोनों पोलियो के लिए दी जाती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डीपीटी वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? ये 3 रोगों के लिए दी जाती है। डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है पर्ट्यूसिस, और टी से होता है टिटनस। ठीक है ना? तो डीपीटी वैक्सीन 3 रोगों के लिए होती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। एक वैक्सीन और एग्जाम में बहुत आती है, एमएमआर। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, रेलवे के एग्जाम में भी आ चुका है एमएमआर पे। एमएमआर मीजल्स, बच्चों में शरीर पे दाने हो जाते हैं ना मीजल्स के, मीजल मम्प्स। मम्प्स मतलब होता है हमारा जो थूक की ग्रंथि होती है, पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं उसे, कान के पास होता है, वहां पे सूजन आ जाती है, उसे मम्प्स बोलते हैं। बच्चों में ही होता है ये भी ज्यादातर। और आर मतलब रुबेला। तो ये
MMR दवाई 3 रोगों के लिए दी जाती है, एक तो है मीजल, एक है मम्प्स और एक है रूबेला। इज दैट क्लियर? तो ये बताना जरूरी था। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है? क्या पौधे मांसाहारी होते हैं? क्या उनको भोजन के लिए उनको खाना पड़ता है कीट जो होते हैं, कीट पतंगे या जो इंसेक्ट होते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा एक मिथ है या झूठ है कि पौधे जो हैं उन्हें भोजन चाहिए इसलिए वो कीड़ों को खाते हैं। नहीं, उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है इसलिए वो कीड़ों को खाते हैं। ये पौधे हैं, पौधे का मतलब ही यही है कि वो प्रकाश संश्लेषण करेगा यानी फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा। तो ये भी फोटोसिंथेसिस करके ही खाना बनाते हैं, लेकिन अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं कीड़ों को खाकर। इज दैट क्लियर? तो कौन कौन से मांसाहारी पौधे देखने को मिलते हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, इनमें से कौन सा कार्निवोरस प्लांट है? तो वो है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा को हम सनड्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ड्रोसेरा जो पौधा है आप देख सकते हैं, एक बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं इनके कलर, इस पे अट्रैक्ट होकर कीड़े आकर बैठते हैं और फिर ये उनका भक्षण कर लेते हैं। इन पे कुछ चिपचिपे पदार्थ भी लगे होते हैं जिससे कीड़ा चिपक जाए और फिर भाग ना पाए। तो ये होते हैं मांसाहारी पौधे। और यहाँ पर आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ये कार्निवोरस प्लांट है ये आपसे एग्जाम में कौन कौन से पूछेंगे? तो देखो 4 पूछते हैं एग्जाम में। 4 मांसाहारी पौधे पता होना चाहिए। एक तो आपको पता होगा पिक्चर प्लांट जिसे बोलते हैं, एक वो मटके जैसी वो बनी होती है आकृति, जैसे ही पौधा जो है उस पर कीड़ा के बैठता है वो मटका बंद हो जाता है ऊपर से और कीड़ा फंस जाता है और फिर कीड़ा मर जाता है, उसका हजम कर लेता है पौधा। तो पिक्चर प्लांट बोलते हैं। पिक्चर मतलब ही होता है मटका, लेकिन पिक्चर प्लांट को हम साइंटिफिकली बोलते हैं सारासीनिया। तो आपको एग्जाम में कॉमन नेम नहीं मिलेगा पिक्चर प्लांट, आपको सारासीनिया मिलेगा। SARRACENIA, सारासीनिया। इज दैट क्लियर? अब जैसे यहाँ पे आपको कॉमन नेम नहीं दिया सनड्यू, इस पौधे को सनड्यू बोलते हैं, आपको साइंटिफिक नेम दिया है ड्रोसेरा, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा आपको। तीसरा, यूट्रिकुलेरिया, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। यूट्रिकुलेरिया भी एक मांसाहारी पौधा है, इसको कॉमनली हम ब्लैडर वर्ट बोलते हैं। ब्लैडर वर्ट क्या होता है? ब्लैडर वर्ट में 2 बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, एक ऐसी और एक ऐसी। कीड़ा बीच में आके बैठता है, ये पत्तियां बंद हो जाती हैं, कीड़ा फंस जाता है, मर जाता है। तो ये ब्लैडर वर्ट बोलते हैं इसे, यूट्रिकुलेरिया। और एक और याद रखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप, इसका तो नाम ही है फ्लाई ट्रैप। फ्लाई मतलब मक्खी, ट्रैप मतलब उसको कैद कर लेना। तो वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक मांसाहारी पौधा है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित किया हुआ है? अब ये भारत में 4 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं और चारों ही हिमाचल प्रदेश में बन रहे हैं। चारों का ही शिलान्यास किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इज दैट क्लियर? तो ये कौन कौन से हैं 4? ये हैं सावरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना, ये पब्बर नदी पे बन रही है। आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा है, नॉट। तो शब्द पे ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। और जानबूझ के ये जो मैं क्वेश्चन इस तरह के बना रहा हूं जिससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। अगर मैं आपसे ये पूछता कि सावरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे बन रहा है, तो मतलब आपने एक ही क्वेश्चन किया। अगर मैंने बना दिया कौन सा सही नहीं है, तो आपको 4 गुना इंफॉर्मेशन मैंने दे दी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो जानबूझ के क्वेश्चन इस तरह से मैं डिजाइन कर रहा हूं। और वास्तव में आपको बताऊं, आप एसएससी का पेपर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन काफी आने लगे हैं, क्योंकि ये टफ होते हैं और पेपर अब टफ होगा। और जीएस बहुत ज्यादा टफ होगी, वो इसलिए क्योंकि 75 नंबर की है और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा टीयर 2 के आधार पर। तो सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पे बन रही है, ये बिल्कुल ठीक है। पब्बर नदी यमुना की ही एक सहायक नदी है और ये चारों प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के हैं। रेणुका जी बांध बन रहा है हिमाचल में यमुना नदी पे, ये गलत है, क्योंकि ये यमुना पे नहीं बन रहा, ये गिरी नदी पे बन रहा है और गिरी जाके यमुना में मिलती है, लेकिन डायरेक्टली यमुना पे नहीं बन रहा। यमुना पे बन रहा है कौन सा प्रोजेक्ट? व्यासी। व्यासी जल विद्युत परियोजना जो देहरादून उत्तराखंड में बन रही है, वो यमुना पे डायरेक्टली बन रही है। लेकिन रेणुका जी यमुना पे नहीं, बल्कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, यमुना की एक सहायक नदी है, उस पर बन रहा है जिसका नाम है गिरि नदी। तो ये आंसर आपका हो गया सही, मैच नहीं है ऑप्शन बी। सी और डी भी देख लेते हैं। लुहड़ी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पे, हाँ ये ठीक है। और धौला सिद्ध प्रोजेक्ट ब्यास नदी पे, ये भी ठीक है। ब्यास नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है और ब्यास नदी में एक जानवर पाया जाता है इंडस डॉल्फिन, ये भारत में किसी और नदी में नहीं पाया जाता सिवाय ब्यास के। इज दैट क्लियर? इंडस डॉल्फिन, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारे जो संविधान है उस पर क्वेश्चन है ये। हमारे संविधान के पार्ट 9 में दिया हुआ है, बात की जाती है पंचायत की, पार्ट 9, राइट। पार्ट 9A, कल मैंने आपको बताया था ना 73rd अमेंडमेंट वगैरह बताया था आपको मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पंचायत को। तो पार्ट 9A में बात की है म्युनिसिपैलिटीज की। पार्ट 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी जो सहकारी संगठन है उनकी, अब तो एक अलग मंत्रालय भी बना दिया है सहकारी मंत्रालय।
और पार्ट 11 में बात की है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन डी। शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया यानी जनजातीय और अनुसूचित जो हमारे क्षेत्र हैं उनकी बात पार्ट 10 में की हुई है, ना कि पार्ट 11 में। पार्ट 11 में बात करी है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात की हुई है, तो वो पार्ट 11 में की हुई है, ना कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया की बात पार्ट 10 में की है। और ये जो ऊपर वाले तीन हैं ये बहुत बार रिपीट होते हैं, तो ये तो एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और आई थिंक आप में से जो वीडियो देख रहे हैं कम से कम 25% लोगों को ये पहले से पता होगा कि पार्ट 9, 9A और 9B। इसके अलावा और भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पार्ट 8 में किसकी बात करिए अगर मैं पूछूं, 9 से पहले 8 आता है, तो पार्ट 8 में बात की हुई है हमारी यूनियन टेरिटरीज की, राइट। फिर पार्ट 6 में बात की हुई है राज्यों की, स्टेट्स की, और पार्ट 5 में बात की हुई है यूनियन की। इनमें से कौन सी कोयले की खान और राज्य सही सुमेलित हैं? अब यहां पे पूछा है सही सुमेलित है, ये नहीं पूछा सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। सिंगरेनी जो कोयले की खदान है, कोयले की जो कोल फील्ड बोलते हैं, दो वर्ड आप सुनेंगे कई बार, एक सुनेंगे कोल फील्ड और एक सुनेंगे कोल माइन। दोनों में क्या फर्क है? देखो, कोल फील्ड एक बड़ा इलाका होता है जहां पे बहुत सारी खदानें हो सकती हैं, कोल फील्ड। और कोल माइन तो मतलब एक एग्जैक्ट जगह जहां से कोयला निकाला जा रहा है। तो सिंगरेनी क्या मध्य प्रदेश में है? नहीं, मध्य प्रदेश में सिंगरेनी नहीं है, सिंगरौली है। मिलते जुलते नाम है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंगरेनी तेलंगाना में है। रानीगंज क्या बंगाल में है? हाँ, ये ठीक है, तो यही आंसर है ऑप्शन बी, रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में है। फिर कोरबा, वैसे आपको बता दूं भारत की सबसे पहली कोयले का जो फील्ड था, कोल फील्ड, वो था रानीगंज। फिर कोरबा, कोरबा क्या उड़ीसा में है? नहीं, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और सिंगरौली यूपी में है? नहीं, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। तो ये हमारी कोयले की जो खान है या जो माइंस हैं उनके मैंने आपको नाम बताए हैं। और चलो आपसे इसी बात पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं अभी, आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि राजस्थान में एक माइंस है खेतरी, खेतरी माइंस, और झारखंड के सिंहभूम माइंस, और मध्य प्रदेश की बालाघाट माइंस। यहां पे कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज पाया जाता है? खास तौर पे, क्योंकि सिंहभूम में तो और बहुत चीजें मिलती हैं, लेकिन खास तौर पे मध्य प्रदेश में बालाघाट और राजस्थान में खेतरी, यहां पर कौन सा खनिज है जो पाया जाता है, कौन सा खनिज निकाला जाता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही मैच नहीं किया हुआ है लोह अयस्क जो माइनिंग रीजन है और उनके राज्य? यानी लेफ्ट साइड में मैंने आपको जो दिया है वो खदानों के नाम दिए हैं, माइंस के नाम दिए हैं, और राइट साइड में मैंने आपको राज्य दिए हैं। और ये किसकी माइंस हैं? ये सारी जो माइंस हैं आयरन ओर की हैं। आयरन ओर मतलब लोह अयस्क। तो आयरन ओर भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? ये ओडिशा में होता है। भारत का लगभग 50% आयरन ओर ओडिशा से आता है। तो इसकी बेल्ट होती है एक्चुअली, जैसे एक बेल्ट होती है ओडिशा झारखंड बेल्ट, जहां पे सबसे ज्यादा होता है, जिसमें मयूरभंज, केंदुझार और सिंहभूम। तो गुआ और नोआ मुंडी ये जो खदानें हैं ये झारखंड में है। क्या ये ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। गुआ और नोआ मुंडी नाम की जो माइंस हैं ये पश्चिम सिंहभूम जिले में आती हैं, झारखंड में। ये ठीक है। बेलादिला, इसको बेलादिला इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे बैल होता है, बैल का जो कुबड़ होता है ऊपर, हम्प, उसके जैसी दिखती हैं। ये छत्तीसगढ़ में है, हाँ बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा लौह अयस्क के भंडार हैं यहाँ पर। बस्तर में है ये बेलादिला की माइंस, छत्तीसगढ़ में। ये ठीक है। जजंग रुंगटा माइन, बहुत बड़ी माइन है ये आयरन ओर की। क्या ये छत्तीसगढ़ में है? जजंग रुंगटा नहीं, ये उड़ीसा में है। तो सही मैच ये वाला नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोड़ा ईस्ट माइन। क्या ये उड़ीसा में है? जोड़ा ईस्ट, हाँ ये उड़ीसा में है। इज दैट क्लियर? तो ये जो माइंस हैं ये पता होना चाहिए आयरन ओर की। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आयरन ओर सबसे ज्यादा ओडिशा झारखंड बेल्ट में होता है। यहां पे ओडिशा की बात करें तो बदम पहर माइंस है सबसे बड़ी आयरन ओर की। बदम पहर माइन जो मयूरभंज और केंदुझार में है, और सिंहभूम में झारखंड में बहुत ज़्यादा होता है। हेमाटाइट मिलता है मेनली उड़ीसा में भी, झारखंड में भी। आयरन और भी कई तरह का होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह, वो सब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की बेल्ट है जिसे बोलते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, वहाँ पे भी होता है। तो छत्तीसगढ़ में बेलादिला की माइंस हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आयरन और देखने को मिलता है। इसके अलावा कर्नाटक में कुद्रेमुख माइंस आ सकती हैं। कुद्रेमुख माइंस बहुत बड़ी माइंस है आयरन और की। ये बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और टुमाकुरू बेल्ट बोलते हैं इसे, पश्चिमी घाट में।
और कुद्रेमुख के जो डिपॉजिट्स हैं दुनिया में सबसे बड़े डिपॉजिट्स में से आते हैं आयरन ओर के। और महाराष्ट्र गोवा वाली बेल्ट है जिसमें खास तौर पे महाराष्ट्र का रत्नागिरी जो एरिया है वहां पे आयरन ओर बहुत ज्यादा होता है। मालधारी, मालधारी एक हर्ड्समैन कम्युनिटी, हर्ड्समैन मतलब जो पशु चराते हैं, मवेशी चराते हैं, चरवाहा बोल सकते हैं। मालधारी ये कौन से घास के मैदान में रहते हैं? ये काफी न्यूज में चल रहे हैं एक्चुअली, इसलिए सवाल मैंने बनाया इस पर। ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। याद रखिए भारत में जो घास के मैदान हैं उनमें बहुत सारे घास के मैदान इंडिया में हैं जो बहुत फेमस हैं। और जो ये लोग रहते हैं मालधारी, ये बन्नी घास के मैदान में रहते हैं गुजरात में। तो ये गुजरात के ट्राइबल पीपल हैं मालधारी, और इनकी काफ़ी दयनीय स्थिति है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था अभी इनको लेकर। एक वन गुज्जर के ऊपर आया था। वन गुज्जर हिमाचल में रहते हैं और भी जगह रहते हैं, उत्तराखंड में भी रहते हैं, तो उनकी भी हालत काफ़ी दयनीय है। तो जो भी ये ट्राइब्स न्यूज़ में आ जाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी भारत में घास के मैदान देख लीजिए। बन्नी घास के मैदान गुजरात में है। शोला, शोला कहाँ पर है जानते हैं? शोला घास के मैदान तमिलनाडु में है मेनली, राइट, वेस्टर्न घाट्स में है। मतलब जो शोला ग्रासलैंड्स हैं इंडिया में, तो वो तमिलनाडु में है और मतलब साउथ इंडिया में है, राइट। तमिलनाडु में भी हैं थोड़े से, मतलब नीलगिरी वाला जो एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं शोला के जो घास के मैदान हैं। वेस्टर्न घाट भी हो गया और उसमें ईस्टर्न घाट भी हो गया, क्योंकि तमिलनाडु में दोनों है। तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट भी है और ईस्टर्न घाट भी है। तमिलनाडु के पश्चिमी तरफ वेस्टर्न घाट है और तमिलनाडु के पूर्वी तरफ ईस्टर्न घाट है। और जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पे ये दोनों मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो नीलगिरी की पहाड़ियां जिन्हें हम ब्लू माउंटेन बोलते हैं वो मिल जाते हैं वेस्टर्न घाट में, और ईस्टर्न घाट दोनों वहां पर मिलते हैं। इन्हें उन्हें ब्लू माउंटेन बोलते हैं। और अगर पूछें कि नीलगिरी के पहाड़ों को नीलगिरी के पहाड़ क्यों बोलते हैं, तो नीलगिरी के पहाड़ों में एक विशेष तरह के फूल होते हैं, नीला कुरिंजी, नीले रंग के। ये 12 साल में एक बार फूल खिलते हैं, नीला कुरिंजी। तो इसलिए इनको नीलगिरी के पहाड़ या ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। क्लियर? तो बन्नी घास के मैदान गुजरात में हो गए, शोला हो गए तमिलनाडु, नीलगिरीज में, पश्चिमी घाट में थोड़े बहुत ये तमिलनाडु में, ज़्यादातर तो तमिलनाडु में ही है, बाकी केरला में भी हैं, राइट, केरला में भी हैं, कर्नाटका में भी इनफैक्ट थोड़े से हैं। बुग्याल, बुग्याल उत्तराखंड में होते हैं और खजियार हिमाचल प्रदेश में, डलहौजी के पास खजियार आता है, वहां पर हिमाचल में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान हैं जो भारत में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ लेफ्ट साइड में मैंने आपको ट्राइब दी है और राइट साइड में मैंने आपको राज्य, यानी कि जो जिस राज्य से ये ट्राइब आती हैं वो मैंने आपको दिया है। भोतिया, भोतिया उत्तराखंड में रहते हैं, ये ठीक है। भूटिया सिक्किम में रहते हैं, ये भी ठीक है। आपने बैचुंग भूटिया फुटबॉल खिलाड़ी का नाम सुना होगा जो सिक्किम से थे, तो वो भूटिया हैं। सिक्किम में दो जनजाति रहती है मेन, एक है लेप्चा और एक है भूटिया, मेन यही दो हैं। हजोंग हजाम में रहते हैं, हाँ ये भी ठीक है। जरावा लक्षद्वीप में रहते हैं, नहीं, जरावा अंडमान में रहते हैं, अंडमान निकोबार। देखो अंडमान निकोबार में चार जनजाति बहुत एग्जाम में रिपीट होती हैं, एक है ओंग्स, एक है जरावा, एक है सेंटिनलीज और एक है लिटिल अंडमानीज। वो तो खैर नाम से पता ही चल रहा है, अंडमान में रहते हैं तो अंडमानीज हो गए। सेंटिनलीज, ओंग्स और जरावा, ये आप खास तौर पे याद रखिए, ये अंडमान निकोबार में रहते हैं, लक्षद्वीप में नहीं। हाँ, भोतिया उत्तराखंड ठीक है, भूटिया सिक्किम ठीक है, हजोंग असम भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एसएससी सीजीएल 2021 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से भारत का कौन सा राज्य है जहां पर आपको डेक्कन पठार, यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उसकी सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, जिसका नाम है अनाई मुड़ी। देखो सबसे ऊंची चोटी जो होती है, यानी कि सबसे जो हाईएस्ट जो पीक होती है, वो हर पहाड़ की आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दक्षिण भारत बनाऊं तो पश्चिमी घाट हो गए, ये पूर्वी घाट हो गए। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी केरल में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया केरल। ये पिछले साल एग्जाम में आया था। अब पूर्वी घाट की, देखो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची अनाईमुड़ी है और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनाईमुड़ी है। इज दैट क्लियर? और वैसे भी आप देखें तो पश्चिमी घाट में जो पहाड़ों की चोटी है वो ज्यादा ऊंची होती है कंपेयर टू पूर्वी घाट। अब आते हैं पूर्वी घाट पे। अब पूर्वी घाट में जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या बोलते हैं? उसके दो नाम हैं। आप उसको अरमा कोंडा बोल सकते हैं या आप उसको झिंडा गाड़ा बोल सकते हैं। झिंदा गाड़ा, झिंदा गाड़ा या अरमा कोंडा एक ही बात है, दोनों एक ही पहाड़ के नाम है। ये आंध्र प्रदेश में है।
आंध्र प्रदेश में आती है। ये पूर्वी घाट की, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है लगभग 1690 मीटर। इज दैट क्लियर? अरमाकोंडा या झिंदा गाड़ा आंध्र प्रदेश में है। अच्छा ये बताओ, विंध्या के जो पहाड़ हैं मध्य प्रदेश में, मुख्यतः मध्य प्रदेश में है, इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी विंध्यास की सबसे ऊंची चोटी। तो हम इसे गुडविल पीक बोलते हैं या सद्भावना पीक, सद्भावना चोटी कहा जाता है। गुडविल पीक बोल लीजिए। कई बार सद्भावना शिखर वर्ड यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग बुलाना पसंद करते हैं, लेकिन सद्भावना या गुडविल पीक कहते हैं। विंध्या के नीचे आते हैं सतपुरा के पहाड़। सतपुरा के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, धूपगढ़। इज दैट क्लियर? तो और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसे बोलते हैं गुरु शिखर। ये माउंट आबू में है, राजस्थान में। अरावली के पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी ये है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है कंचनजंगा। कई बार बच्चे कंचनजंगा और केटू में कंफ्यूज होते हैं। देखो पहली बात तो केटू हिमालयाज में नहीं पड़ती। केटू काराकोरम के पहाड़ों में है, ना कि हिमालय के पहाड़ों में है। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन आपका आंसर हो जाता है। और वैसे भी काराकोरम के पहाड़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है केटू, तो वो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यहां पे आई होप आपके काफी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इनमें से भारत में कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? तो भारत में 6 भाषाएं हैं जिनको हमने शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। ये 6 कौन सी हैं? तमिल है, सबसे पहली तमिल थी 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, कन्नड़ भाषा 2008 में, तेलुगु भाषा भी 2008 में, मलयालम भाषा 2013 में और ओडिया भाषा 2014 में। तो ये 6 भाषाएं हैं जो शास्त्रीय हैं, हिंदी नहीं है। अच्छा, क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा उसे बोलते हैं जो कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी होती है, जिसके हमें प्रमाण मिले हैं, यानी इतिहास के सबूत, साक्ष्य, प्रमाण हमें मिले हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये किसी दूसरी भाषा से नहीं बनी, ये अपनी खुद ही बनी है, किसी दूसरी भाषा से नहीं बनी। इसके जो साहित्य हैं वो एकदम ओरिजिनल हैं, किसी बोरो नहीं किए हुए किसी दूसरी भाषा से। तीसरा, शास्त्रीय भाषा जो है वो आधुनिक भाषा जो भी बनी है उनसे बिल्कुल अलग है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो 6 भाषाएं हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। इन्हें हम क्लासिकल लैंग्वेजेस बोलते हैं। और हमारी भाषाएं ये संविधान की कौन सी सूची में है? 8 स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पठार है जो मध्य प्रदेश में आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार मध्य प्रदेश में इनमें से है? भांडेर पठार, सिगुर पठार, मांगी टुंगी या चांगथांग का पठार? भारत में बड़े पठार भी हैं, छोटे पठार भी हैं, हर तरह के आपको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मालवा का पठार, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। बागेलखंड जो पठार है वो भी मध्य प्रदेश में है। और उसमें और भी इससे आते हैं दूसरे राज्यों के, लेकिन मेनली मध्य प्रदेश है उसमें। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में यूपी एमपी दोनों आते हैं। इसी तरह से छोटा नागपुर पठार, जिसमें मेनली झारखंड वगैरह ये जो इलाके हैं, बंगाल का भी कुछ हिस्सा आता है, जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल का पश्चिम हिस्सा वो उसमें आता है। तो ये सब है। तो अब इसमें मध्य प्रदेश में इन चारों में से कौन सा है? तो वो है भांडेर का पठार। इज दैट क्लियर? भांडेर का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में है और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसमें फैला हुआ है। तो ये है भांडेर का पठार। सिगुर पठार कहाँ पे है? ये भी अच्छा सवाल है, हो सकता है आपने नाम ना सुना हो। भारत में सिगुर प्लेट्यू कहाँ पर है? याद रखिए, सिगुर का जो पठार है वो भारत में तमिलनाडु में है, नीलगिरी के पहाड़ों में वहीं पे पड़ता है, नीलगिरी जिले में वहां पर आता है। मांगी टुंगी ये जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है और ये नासिक में आता है, महाराष्ट्र में। यहाँ भी काफ़ी ऊंचे पठार हैं। ऑब्वियसली उतने ऊंचे तो नहीं है जितने लद्दाख वगैरह में होते हैं या तिब्बत में होते हैं, लेकिन ठीक ठाक इनकी हाइट है, लगभग 1324 मीटर। तो नासिक में आते हैं। चांगथांग ये लद्दाख में है, चांगथांग का पठार लद्दाख में है। यहाँ पर चांगथांग में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं उसे, जहाँ पर एक गांव है हेनले, और यहाँ पर भारत की पहली अभी अभी डार्क स्काई सेंचुरी बनी है। फिर डेक्कन के पठार की बात करते हैं, काठियावाड़ का जो पठार है गुजरात में उसकी बात करते हैं हम। प्लेट्यू तो बहुत सारे हैं इंडिया में, कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब शिलोंग के पठार की बात करते हैं मेघालय में, मालवा हो गया। तो ये सारे ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है,
तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित जो है नहीं किया हुआ है। यहां पर जैन तीर्थंकर के नाम दिए हैं और उनका जो सिंबल है वो दिया है। देखो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं ये तो आपको पता है, ठीक है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, पहले कौन से थे और आखिरी कौन से थे। तो 24 तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में। गुरु मतलब तीर्थंकर मतलब गुरु, ठीक है। जैसे सिख धर्म में 10 गुरु मानव रूप में होते हैं, 10वें गुरु थे, आखिरी जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी, और उसके बाद उनके बाद फिर जो किताब है होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब जी, उनको गुरु माना जाता है, लेकिन 10 मानव रूप में हुए हैं। तो हर धर्म में कुछ ना कुछ जो गुरु हैं वो हुए हैं। जैन धर्म में 24 गुरु जिन्हें हम तीर्थंकर बोलते हैं वो हुए हैं। और इनमें एग्जाम के लिए अगर मैं बताऊं तो सिर्फ पहले के 2 और आखिरी के 2 एग्जाम में आते हैं, मैंने किसी और पे कभी क्वेश्चन नहीं देखा। तो यहां भी मैंने पहले 2 और आखिरी 2 बताए हैं। तो सबसे पहले थे भगवान ऋषभनाथ जिन्हें हम आदिनाथ भी बोलते हैं। तो उनका जो सिंबल है वो था बैल, यानी कि जो बुल या बैल होता है जो वो ऑक्स, ये ठीक है। भगवान अजीतनाथ दूसरे थे, इनका जो सिंबल था वो था हाथी एलिफेंट, ये भी ठीक है। उसके बाद 23वें और 24वें इंपॉर्टेंट हैं। तो 23वें थे भगवान पारसनाथ, इनका सिंबल है टाइगर, नहीं टाइगर नहीं है, इनका है सांप यानी कि स्नेक। तो आंसर है ऑप्शन ए। भगवान महावीर का है लायन, ये आसान है, सिंह बोलते हैं या लायन आप बोल सकते हो। इज दैट क्लियर। और भगवान पारसनाथ के नाम पे जो पहाड़ी है छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है गिरिडीह झारखंड में, वो भी रखा गया है, पारसनाथ बोलते हैं उसे, तो वो भगवान पारसनाथ के नाम पे ही रखा गया है जहां पे जैन मंदिर है। छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में, उसका सबसे ऊंचा पर्वत है पारसनाथ, उसका नाम भगवान पारसनाथ के नाम पे ही रखा है, जिनका जो सिंबल है वो था स्नेक। और पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे और भगवान महावीर आखिरी यानी 24वें तीर्थंकर थे। अब अगला सवाल फिर से हिस्ट्री से है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया हुआ है। ये यहाँ पे जो बौद्ध धर्म की परिषद हुआ करती थी, 4 परिषद आपने पढ़ी होंगी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ, इनकी लोकेशन क्या क्या थी, तो उनमें सही मैच कौन सा नहीं है। ये मेरे को लगता है बहुत आसान सवाल है। इसमें मतलब उनके लिए आसान है जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है। कहीं उन्हें नाम भी नहीं सुना होगा कि बुद्धिस्ट काउंसिल जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो देखो बौद्ध धर्म के परिषद होते थे जहाँ पे चर्चा होती थी बौद्ध धर्म को लेकर, और इन्हें राजा करवाते थे। और राजा कौन करवाते थे, तो इसका एक फार्मूला है अकाक, ये आपने पहले भी कई बार सुना होगा ये फार्मूला। यानी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी राजा अजात शत्रु ने, ए। दूसरी करवाई थी काल अशोक ने यानी कि के। तीसरी करवाई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो करवाई थी वो अशोक ने करवाई थी, तो ए, राजा अशोक मौर्य वंश के थे। और चौथी कनिष्क ने करवाई थी कुषाण वंश के राजा ने, तो के, अकाक। कहां कहां पे हुई थी, पहली हुई थी राजगृह जिसको आज राजगीर बोलते हैं, ये ठीक है, राजगीर बिहार में आता है। दूसरी हुई थी सारनाथ में, नहीं सारनाथ में नहीं हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, वैशाली में हुई थी दूसरी। तीसरी पाटलिपुत्र, ये ठीक है, और चौथी कश्मीर, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में जब भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो कि आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एक योजना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियां जिससे प्रदूषण कम हो। तो उसके लिए भारत में एक स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है फेम योजना। फेम योजना की फेम की जो उसको क्रियान्वित करती है वो मंत्रालय कौन सा है, यानी कौन सी मंत्रालय की योजना है फेम योजना। फेम योजना चलाता है भारत का भारी उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इसके मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंदौली। अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा हमारे बजट में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, तो इनमें से कौन सा गति शक्ति योजना का एक टारगेट नहीं है, ध्यान रखिए। अगले अगले साल के लिए यानी इसी साल के लिए, मतलब 2022-23 के लिए कौन सा लक्ष्य नहीं है। पहला, हम नेशनल हाईवे बनाएंगे 25,000 किलोमीटर के। भारत में जितने भी नेशनल हाईवे हैं हम उनमें एक साल के अंदर ही 25,000 किलोमीटर उसमें जोड़ देंगे, ये है, ये बिल्कुल ठीक है। हम 4 जगह पे भारत में एक साल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, रसद के लिए, सामान की आवाजाही के लिए सुगम बनाने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे 4 जगह पे, ये भी ठीक है। हम हमारी रेलवे का 2000 किलोमीटर की पटरी हैं जिनको हम कवच से जोड़ेंगे। कवच में जो ट्रेन है वो रुक जाती है, एक्सीडेंट नहीं होते, एंटी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ये। तो 2000 किलोमीटर में हम कवच जोड़ेंगे, ये भी ठीक है। हम 100 नई वंदे भारत ट्रेन भारत में शुरू करेंगे, नहीं 100 नहीं करेंगे, 400 करेंगे, पहली बात। और अगले एक साल में नहीं करेंगे, अगले 3 सालों में करेंगे। तो अगले 3 सालों में भारत में 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई जाएंगी। तो आंसर है ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा
प्रधानमंत्री मोदी का एक पंच अमृत वचन नहीं है। देखो, पंच अमृत की जो शपथ ली थी प्रधानमंत्री मोदी ने, पंच अमृत, वो ली थी कॉप 26। कॉप 26 हुआ था स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में, और कॉप 27 कहां पे होगा? इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में। तो हमें 2030 तक हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी भारत में बनानी है। ये ठीक है, ये है। हमें अपनी 50% जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वो अक्षय ऊर्जा से पूरी करनी है 2030 तक। ये भी ठीक है। हमें जो हमारा कार्बन उत्सर्जन है वो 1 अरब टन कम करना है 2030 तक। ये भी ठीक है। हमें जो कार्बन इंटेंसिटी है हमारी इकोनॉमी की वो 50% कम करनी है 2030 तक। नहीं, ये 50% नहीं, ये 45% कम करनी है। यानी कार्बन इंटेंसिटी जो है वो हमें 45% कम करनी है, जो 2005 में थी उसके मुकाबले 2030 तक जो होगी 45% कम करनी है। ये हमारा लक्ष्य है। इसमें 50 नहीं है, इसमें 45 है। और पांचवा लक्ष्य कौन सा था? पांचवा ये है कि हमें नेट जीरो बनना है 2070 तक। अब आते हैं अगले सवाल पे। इनमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? लेफ्ट साइड में जो कंट्री है वो है जिसने पदक तालिका में टॉप किया, और राइट साइड में है गेम्स। ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा है। 2022 के जो विंटर पैरालंपिक हुए थे उसमें चाइना ने पदक तालिका में टॉप किया था। 2022 के जो विंटर ओलंपिक हुए थे उसमें नॉर्वे ने टॉप किया था पदक तालिका में। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो इस साल हुई है 2022 में, अमेरिका के ओरेगन शहर में, शहर का नाम याद रखो, ओरेगन, OREGON, भारत ने एक ही पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। और गोल्ड किसने जीता था? गोल्ड एक ग्रेनाडा के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता था, एंडरसन पीटर्स ने। भारत पदक तालिका में 33वें नंबर पे था। नंबर 1 पे क्या जमैका था? और जो समर ओलंपिक्स हुए थे 2021 में हुए थे टोक्यो में, तो उसमें अमेरिका ने पदक तालिका में टॉप किया था। अब आपको यह बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिए, जमैका गलत है। जमैका ने टॉप नहीं किया। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जिसमें भारत 33वें स्थान पे था उसमें नंबर 1 पे कौन सा कंट्री था? अमेरिका था। ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे उसमें भी नंबर 1 पे अमेरिका था। हाँ, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं उनमें नंबर 1 चाइना था। फिर ये भी ठीक है। विंटर ओलंपिक जो बीजिंग में हुए उसमें नॉर्वे ने टॉप किया इस बार पदक तालिका में, लेकिन जो विंटर में पैरा खेल हुए उसमें चाइना ने टॉप किया। ये भी ठीक है। इज दैट क्लियर? और कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने टॉप किया? अभी अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आखिरी दिन तक ये नहीं पता था कौन टॉप करेगा, लेकिन मेजबान इंग्लैंड बर्मिंघम में हुए थे, तो मेजबान इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे पदक तालिका में रहा। क्या आप ये बता सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया कौन सी पोजीशन पे रहा? चलो नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ। और ये क्या है? ये जो आप जानवर देख रहे हैं, सीधी सी बात है, ये कोई शुभंकर लगता है, मैस्कॉट लगता है। किसका शुभंकर है ये? तो ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी अमेरिका में ओरेगन में, उसका शुभंकर है। ठीक है ना, उसका शुभंकर है ये। और क्या बोलते हैं इसे? इस शुभंकर का नाम क्या है? बड़ा अटपटा सा दिखने वाला ये जानवर है। याद रखिए, इसको जो नाम दिया गया है वो है लेजेंड द बिग फुट। मैं यहां पे लिख देता हूं, लेजेंड द बिग फुट, ये नाम इसे दिया गया है। लेजेंड द बिग फुट शुभंकर था, मैस्कॉट था। और इंडिया में भी बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं जिनमें शुभंकर आपको याद रखने पड़ सकते हैं। जैसे अभी चेस ओलंपियाड हुआ था महाबलीपुरम, उसमें थाम्बी था, घोड़ा। ठीक है। अभी नेशनल गेम्स हो रहे हैं गुजरात में, राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं 36वें, उसमें जो शुभंकर होगा वो होगा सवाज। जो शेर का बच्चा होता है ना, उसे गुजराती भाषा में सवाज बोलते हैं, तो वो होगा। या जो भी खेल हैं, जैसे भारत में अंडर-17 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें एशियाई शेरनी जिसका नाम है ईभा, ये महिलाओं का अंडर-17 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत में होगा, इसी साल होगा। उसमें ईभा है जो शुभंकर है। तो ये सारे मैस्कॉट याद रखिए। चलिए हम सेकंड लास्ट सवाल पे आते हैं, 24वें सवाल पे। नासा का एक नया टेलीस्कोप आया है जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, और ये काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो फोटो खींच रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इनफैक्ट आपको बताऊं, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसी फोटो खींची जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ऐसी क्या फोटो खींच ली? तो इसने स्मैक्स SMACS स्मैक्स 0723 की फोटो खींच ली। और ये गैलेक्सी क्लस्टर है, यानी बहुत सारी गैलेक्सी, बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलती हैं यहाँ पर। हम तो अपनी खुद की गैलेक्सी में रहते हैं जिसमें बहुत सारे सूर्य हैं, और हम तो सौरमंडल में रहते हैं। सौरमंडल में सूरज और 9 ग्रह हैं। पहले 8 बोलते थे, लेकिन प्लूटो को अब दोबारा से ग्रह मानने लगे। बीच में प्लूटो को ग्रह मानना बंद कर दिया था।
तो स्मैक्स 0723 की फोटो खींच के सबको चौंका दिया जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। आपको बताना है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नासा के कौन से पुराने टेलीस्कोप को रिप्लेस करा है। डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप या पार्कर स्पेस टेलीस्कोप। देखते हैं कौन बताता है। तो देखिए डब्ल्यू फर्स्ट और नैन्सी ग्रेस तो एक ही हैं। जिसको पहले डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप बोलते थे, बाद में उसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रख दिया गया था। तो ये तो है ही एक। तो आंसर यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो हो ही नहीं सकते। अब बचा पार्कर। पार्कर कोई टेलीस्कोप है ही नहीं। पहली बात, पार्कर एक मिशन है, सोलर मिशन है नासा का, सन के लिए, सूर्य को पढ़ने के लिए पार्कर मिशन। तो आंसर हो गया हबल स्पेस टेलीस्कोप। और हमारा आज का आखिरी सवाल, ILMT यानी इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। देखो अभी तक जो शीशे होते हैं टेलीस्कोप में वो सॉलिड होते हैं, जैसे आप घर में शीशा देखते हैं ना, अक्स देखते हैं अपना उसमें शीशे में, वैसे ही लेकिन ये शीशा तरल है, लिक्विड है। तो ये भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन यानी खगोल विज्ञान के लिए बनाया है भारत में, और इसको इंस्टॉल किया गया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में, देवस्थल वेधशाला। देवस्थल की पहाड़ियों में। ये कौन से इंस्टीट्यूट ने करा है ये देवस्थल वेधशाला किसकी है? क्या इन स्पेस की है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि केरल में है, एरीज या अंतरिक्ष? तो आंसर है इसका एरीज। एरीज मतलब आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। तो एरीज नैनीताल में है। तो एरीज नैनीताल के परिसर में लगी है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी, जो कि भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जहां पे लगा है। और ये इसका डायमीटर पूछते हैं एग्जाम में, 4 मीटर इसका डायमीटर है। 4 मीटर इसका मिरर का डायमीटर है। इज दैट क्लियर? इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहां है? इन स्पेस का हेडक्वार्टर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी अहमदाबाद में इनॉग्रेट करा है। अहमदाबाद में एक जगह है बोपल, वहां पर इन स्पेस का हेडक्वार्टर बना है। तो ये था हमारा वीडियो एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चंस का एसएससी सीजीएल के लिए भाग 2। और अगला वीडियो अगेन 1 बजे डेली जो आएगा, सेट नंबर 3 आएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आधे घंटे से 35 मिनट का वीडियो हो, उससे ज़्यादा ना हो। एक इन्फॉर्मेशन का भी हमें वो रखना होता है फ्लो, कि कितना बच्चे पचा सकते हैं, कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं वही। तो आप यहाँ पे वीडियो बंद कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट देना चाहूँगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, जो जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं कभी। और मेरी जो ये सीरीज़ है ये ऐसे बच्चों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं या थोड़ा बहुत जिनको आइडिया है चीज़ों का। अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का भी लेवल में बहुत फ़र्क होता है। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कहीं जिनको लगता होगा ये भी सवाल कितने आसान पूछ रहे हैं सर। कई ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अरे भाई इतना मुश्किल, मुझे तो पता नहीं था एसएससी सीजीएल इतना मुश्किल एग्जाम होता है। जब वो क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो थोड़े से घबरा जाएंगे, अरे ये क्या पूछ लिया। कई ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई ठीक है, कुछ आसान है कुछ मुश्किल है। तो देखिए हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का स्तर अलग होता है। और जो बहुत ही बेसिक वाले बच्चे हैं, जिनको पता ही नहीं, जिनको ये भी नहीं पता कि भाई रामसर स्थल क्या होता है, जिनको ये भी नहीं पता कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, उनके लिए मेरा एक कोर्स आता है स्टैटिक जीके। ये कोर्स मैंने, स्टैटिक है ये, 2 साल पहले बनाया था। इसका प्राइस सिर्फ 499 रुपये है। आप ये कोड लगाएंगे अगर GG499 चेकआउट के ऊपर, ये हमारी ऐप पर और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये अगेन सिर्फ उनके लिए जो थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं। बाकी आप मेरी अगर डेली फ्री सीरीज देख रहे हैं तो आपका एक अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक चाहते हैं, तो मैंने इसमें 100 टॉपिक पढ़ाए हैं। देखो मैंने पहले बता दूं, मैंने इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़ाया, मैंने इसमें ये इकोनॉमिक्स वगैरह, ये वो कोर्स नहीं है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लूसेंट में आप पढ़ते थे पहले, याद है, लेकिन आपको याद नहीं होते थे, तो उनको एक वीडियो के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से समझाकर कंसेप्चुअली पढ़ाया है। तो क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं। भारत के मंदिर, भारत के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, भारत के टाइगर अभ्यारण्य यानी बाघ अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर स्थल नेशनल पार्क, एलिफेंट रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भारत के बड़े और छोटे बंदरगाह, भारत के पक्षी विहार, भारत के पहाड़, भारत के दर्रे, ऊर्जा ताप संयंत्र, भारत की इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट पुल, सुरंगे, स्पोर्ट्स और ट्रॉफीज, घास के मैदान, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी याद नहीं होती ना, जैसे ये टर्मिनोलॉजी कौन से स्पोर्ट में यूज करते हैं, भारत के संग्रहालय, भारत के हिल स्टेशन, भारत की जो मानक हैं, मापदंड एसआई यूनिट्स हैं, भारत की इंपॉर्टेंट केव्स, राइट, टनल मतलब सुरंग, केव मतलब होता है, केव एक गुफा को बोलते हैं वैसे। भारत के स्टेट एंड हैंडीक्राफ्ट्स, भारत के जो केमिकल नेम्स और कॉमन नेम्स हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड के, भारत के म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे बॉर्डर और बाउंड्रीज,
भारत के शास्त्रीय नृत्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एयरपोर्ट्स, ऑयल रिफाइनरीज, नोबेल प्राइज वगैरह, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपनियां, ओलंपिक गेम, पहला भारत में काम किसने किया, महिलाओं में और पुरुषों में, जैसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, इस तरह के रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस, कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट देते हैं, इंडेक्स देते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया, भारत की इंपॉर्टेंट किताबें, डिफेंस एक्सरसाइजेज, पॉपुलर किताबें, भारत के राष्ट्रीय जो चिन्ह होते हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम, शहरों के नए नाम, फोक डांस, इंपॉर्टेंट फसलें और राज्य, इंपॉर्टेंट क्रिमेटोरियम, फेयर एंड फेस्टिवल्स, रिसर्च सेंटर, इंपॉर्टेंट स्मारकें भारत की, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट भारत की बीचेस, स्ट्रेट्स, इंपॉर्टेंट झीलें, नदियां, भारत के और दुनिया के पहाड़, ज्वालामुखी, विटामिन्स, भारत की विदेशी फॉरेन कंपनियां, कौन सी कंपनी कौन से कंट्री की है वो सब, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन से हैं भारत में, पहला व्यक्ति दुनिया में जिसने कुछ अचीव किया, और संगठन भारत के भी अंतर्राष्ट्रीय भी, माइंस एंड मिनरल्स, राष्ट्रीय राजमार्ग, कॉमन डिजीज, मिसाइल्स भारत के सारे, इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की नदियां, करेंसी कैपिटल वगैरह ये सब, डेजर्ट्स यानी मरुस्थल दुनिया के, दुनिया की विंड्स हवाएं, दुनिया की पार्लियामेंट्स, पूरे महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स, दुनिया की स्पेस एजेंसीज और उनके मिशन, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भारत और दुनिया के अजूबे, राष्ट्रीय संगठन, फेमस पर्सनैलिटीज, इस तरह से आप देखें, या दुनिया में सबसे ऊंचा लंबा, सबसे ज्यादा पुराना, ये सब इंपॉर्टेंट भारत के जल प्रपात यानी वाटरफॉल, भारत और उसके नेबर, और इंपॉर्टेंट डैम्स, जल विद्युत परियोजनाएं, ये सब। तो ये मैंने पढ़ाया है इस कोर्स में। ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही बेसिक वाले बच्चे हैं, जो मान लो अभी कोई बिल्कुल पास आउट होके निकले हैं, या जो सीजीएल पहली बार दे रहे हैं, उस तरह के जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग चाहिए, उनके लिए है ये। सिर्फ 499 में आप इसे ले सकते हैं, और इस कोर्स को 40,000 बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं। लेने से पहले रिव्यू देख लें, आराम से सर्च कर लें गूगल पे, नेट पे, यूट्यूब पे, उसके बाद ही भुगतान करें। और इसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जिसमें आप एक वीडियो जितनी मर्जी बार चाहें वो देख सकते हैं। तो ये मेरा स्टैटिक जी के कोर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है। ये 100 टॉपिक जो पढ़ाए वो मैंने आपको पहले ही बता दिए, जिससे आप अपनी आशाएं उसी हिसाब से लेकर आए। तो बस ये मैं अनाउंसमेंट करना चाहता था, और बाकी आपसे मिलूंगा फिर मैं सेट नंबर 3 में, और सेट नंबर 3 वही 1 बजे आएगा। आज के वीडियो पे जो आपका फीडबैक है प्लीज कमेंट्स में लिखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।